वन पीस के लास्ट एपिसोड में हमें बता दिया गया था कि कैसे गोल्डी रॉजर के खजाने को छुपा दिया गया है और उस खजाने को अभी तक भी 22 सालों से कोई नहीं ढूंढ पाया है। 22 साल से कई सारे पायरेट्स इस खजाने को खोजने में लगे हुए हैं। ग्रैंड लाइन पे सब लोग पहुंचना चाहते हैं लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। इसी समय पे एक लड़का जिसका नाम मंकी डी लूफी है, वो लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है। इस सफर के अंदर उसने सबसे पहले अलविदा नाम की पायरेट को हराया, इसी के साथ एक कोबी नाम के दोस्त को बनाया, साथ ही में ग्रैंड लाइन के नक्शे को चुराया और अपने टोली के अंदर 2 नए दोस्त पाए, रोरोनोवा जोरो और इसी के साथ नामी। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें लूफी का पास्ट दिखाया जाता है। बचपन के अंदर जब उसने डेविल फ्रूट खा लिया था तो उसकी पावर्स को अब वो यूज करना चाहता था, हर जगह तोड़ फोड़ कर रहा था। वो लेडी जो कि बार पे यहाँ काम किया करती थी और इसी के साथ लूफी का ध्यान भी रखा करती थी, वो चाहती थी कि लूफी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे लेकिन कहीं वो खुद को चोट ना पहुंचा ले। इसी के कारण वो लूफी को समझाती भी है, लेकिन लूफी कहता है कि नहीं, मैं तो बहुत मजबूत बन चुका हूँ और एक लुटेरे को तो मजबूत होना ही चाहिए। इतनी ही देर में यहाँ पे शैंक आता है जो कि यहाँ पे लूफी से कुछ बात कर ही रहा था कि आखिर उसकी पावर्स का क्या हालचाल चल रहा है और लूफी शैंक को अपनी पावर्स दिखाना चाहता था। इतनी ही देर में पता चलता है कि शैंक के जितने भी पायरेट्स हैं वो बताते हैं कि हम लोगों ने सामान भर लिया है जो कि आगे आने वाले कुछ महीनों के लिए काफी है। लूफी को पता चलता है कि शैंक कहीं पे जा रहा है, इसका मतलब है कि वो ग्रैंड लाइन पे गोल्ड रॉजर का खजाना ढूंढने के लिए जा रहा है। तो लूफी कहता है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, अब तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। लेकिन शैंक उसे मना करता है कि अभी उसके लिए तुम पूरी तरीके से तैयार नहीं हो। तब लूफी कहता है अच्छा तो फिर ठीक है, आप लोग वापस कब आएंगे? तब शैंक असलियत में सच्चाई बता देता है कि वो वापस कभी नहीं आने वाला और तभी लूफी एकदम से मायूस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होती है। अब जब लूफी को अपना एक जहाज मिल गया था, इसी के साथ में टोली में 2 नए मेंबर आ गए थे, तो वो बहुत ज्यादा खुश था कि वो अपने सपने के नजदीक जाता जा रहा है। नामी उस लॉकर को खोलने की काफी कोशिश कर रही थी लेकिन लूफी जो कि है वो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। आखिर के अंदर नामी ने उस लॉकर को खोल लिया था जिसके अंदर उसे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि लूफी और जोरो दोनों को ही वो नक्शा पढ़ना नहीं आता था, जबकि नामी को वो बहुत अच्छी तरीके से आता था। लूफी बताता है कि आज से मैं तुम्हें यहाँ का नाविक बनाता हूँ। तो नामी कहती है कि मैं तुम्हारी टोली के मेंबर नहीं हूँ और मैं कोई नाविक नहीं बनना चाहती। लूफी कहता है कि तुम्हें तो इतना कुछ पता है, आखिर ये नक्शा किस तरीके का है? तब यहाँ पे नामी लूफी और जोरो दोनों को ही समझाती है कि पूरा का पूरा ओशन 4 भागों के अंदर बटा हुआ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये सारे के सारे ब्लू रिवर्स के 4 हिस्से हैं। इन चारों को बिल्कुल बीच में से 2 बार बांटा गया है। बिल्कुल जो बीच वाली लाइन है उसी लाइन को ग्रैंड लाइन कहा जाता है, जहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहाँ तक पहुँचने से पहले कई सारे क्रीचर और क्रीचर से भी पहले कई सारे पायरेट्स हमें मिलेंगे और उन सब का सामना करते हुए ही हमें ग्रैंड लाइन तक जाना होगा। कहा जाता है कि जो भी ग्रैंड लाइन तक गया है लौट के कभी नहीं आया है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी इन्हें पता चलता है कि इनके शिप के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। लूफी को लगता है कि सबसे पहले तो इस ग्रैंड लाइन के मैप को बचाना जरूरी है। इसी के कारण वो उस मैप को खा जाता है, अपने अंदर थोड़ी हवा भरता है और मैप को अंदर ले लेता है। बाहर जाने के बाद पता चलता है कि हर जगह इनके शिप के ऊपर धमाके हो रहे हैं, तरफ रेड गैसेस है। पता चलता है कि ये बेहोश करने वाली रेड गैसेस थी। जब तीनों की आंख खुलती है तो ये तीनों की तीनों एक ही कंटेनर के अंदर बंद थे। जोरो उस बॉक्स को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लूफी और नामी दोनों से शांत करने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं पता है कि हम आखिर किस जगह पर हैं और आखिर हमारे सामने कौन लोग हो सकते हैं, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो और थोड़ा सा शांत रहो। तभी नामी उस नक्शे के बारे में पूछती है तो लूफी कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, वो नक्शा बिल्कुल सुरक्षित है। इतनी ही देर के अंदर वो पूरा का पूरा कंटेनर खोला जाता है तो ये तीनों अपने आप को एक सर्कस के बीच में पाते हैं, जहाँ हर तरफ लोग बैठे थे लेकिन वो बिल्कुल कैदियों की तरह बैठे थे। उनके पैरों को बांध दिया गया था और सबको मजबूर किया जा रहा था कि वो हंसे और इसी के साथ में ताली बजाएं। इसी के साथ यहाँ पे बगी द क्लाउन की एंट्री होती है। वो एक बहुत बुरा पायरेट था जिसने पूरे के पूरे ऑरेंज टाउन को बंदी बना के रखा था। इसी के साथ वो सारे लोगों को जबरदस्ती हंसने के लिए कहता है, अपने जोक्स के ऊपर क्लैप करने के लिए कहता है। उसे लाइमलाइट के अंदर रहने का बहुत शौक था। वो कहता है कि इस ग्रैंड लाइन के मैप के ऊपर मेरी कई सालों से नजर है और इस एक्स एंड मॉर्गन से लेने के लिए मेरी टीम कई बार जा चुकी है। तभी बीच के अंदर न जाने कहां से तुम 3 नौसिखिए कूद पड़े और मेरे ग्रैंड लाइन नक्शे को चुरा लिया। वो नक्शा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो लूफी को पकड़ लेता है और उसके बाद में उसे नक्शे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी लूफी यहाँ पे बगी का मजाक उड़ाना शुरू करता है कि मैंने तो तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है। लास्ट टाइम जब मैं शेल्स टाउन गया था तो वहाँ पे तुम्हारा पोस्टर लगा था, लेकिन वहाँ पे तुमसे भी बड़े बड़े पायरेट्स थे। इसी के साथ में तुम्हारी नाक इतनी बड़ी है, क्या तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हें दिखता भी है? और तुम्हें पता है कि तुम्हारी नाक के नीचे से किसी ने नक्शा चुरा लिया है जो कि मैं ही हूँ। इस बात को सुन के तो बगी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बगी कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरी नाक कितनी बड़ी है और मेरी नाक के नीचे से तुम 9 सखियों ने नक्शा चुरा लिया है, लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकता। जिसके बाद तो इन तीनों को मारने के लिए बगी के सारे पायरेट्स आगे आते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जोरो बोलने लगता है कि अगर तुम लोगों को अपनी अपनी जान प्यारी है तो अभी भी हम लोगों को यहाँ से जाने दो। तुम नहीं जानते कि तुम लोगों के सामने यहाँ का सबसे महान योद्धा यानी कि रोरोनोवा जोरो खड़ा है जो कि तुम लोगों के टुकड़े कर देगा। लेकिन बगी के लिए जोरो भी एक मामूली योद्धा था। इसी के साथ में बगी बताता है कि अगर तुम लोगों ने नहीं बताया कि मेरा मैप कहाँ पर है तो मेरे लोग तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। अब इसके
इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे नामी बताती है कि मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ा इनाम देना चाहती हूँ, एक ऐसी चीज जो कि पूरे ईस्ट ब्लू के अंदर किसी के पास नहीं है, ऐसा मैजिक जिसके बारे में तुमने सुना और सोचा भी नहीं होगा। नामी इन सबको पागल बनाना चाहती थी। असल के अंदर वो लूफी की कैप को हवा के अंदर उछाल देती है काफी ऊंचाई तक और वहाँ से भाग जाती है। सभी का ध्यान लूफी पे जाता है क्योंकि लूफी ने अपना हाथ काफी ज्यादा स्ट्रेच किया और अपनी कैप को वापस नीचे खींच लिया। नामी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि ऑरेंज टाउन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। वहाँ पे एक भी घर नहीं बचा है, एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा है, सारे लोगों को यहाँ पे बंदी बना के बिठा रखा है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और नामी को पकड़ के वापस से अंदर की तरफ ले आते हैं। अब तक बगी ने जोरो को पकड़ लिया था और इसी के साथ में नामी को भी अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर तूने नहीं बताया कि मैप कहाँ पर है तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। वो लूफी के पास जाके कहता है कि तूने ही तो कहा था कि मैप तूने सुरक्षित रख रखा है, तुझे क्या लगता है कि मुझे ये बात कैसे पता चली? मेरे कान और आंख हर जगह लगे हुए रहते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे शेल्स टाउन के अंदर। जब शेल्स टाउन के अंदर से ग्रैंड लाइन का नक्शा चोरी हो गया था तो यहाँ पे वाइस एडमिरल यानी कि गार्प खुद आए थे एक्स एंड मॉर्गन से मिलने के लिए। मॉर्गन यहाँ पे बताता है कि ये सब कुछ इस टीम की गलती है, इस टीम के कारण ही वो 3 लुटेरे यहाँ से उस मैप को चुरा के ले गए। न जाने कैसे बच्चे थे वो, कुछ स्ट्रॉ हेड की टोली लग रही थी, 9 सीखे कहीं के, और इन सारे लड़कों के चक्कर में मैं उन पे अटैक भी नहीं कर पाया। इस समय तक गार्प मॉर्गन की सारी बातों पे बिलीव कर रहा था और तभी गार्प की नजर एक लड़के के ऊपर पड़ती है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि कोबी था। इसी के साथ हम हेलम्पो को भी देखते हैं जिसने इस समय नेवी ज्वाइन कर ली थी क्योंकि जोरो ने जाने से पहले हेलम्पो के पूरे बाल काट दिए थे और अब हेलम्पो को भी चाहिए था कि उसे इज्जत मिले, इसी के कारण उसने नेवी ज्वाइन करी थी। गार्प जब कोबी के सामने आके खड़ा होता है तो उसे पूछने लगता है कि तुमने ये कब ज्वाइन किया? कोबी बताता है कि मैंने बस अभी ही ज्वाइन किया है। जिसके बाद सीन वापस से जोरो और नामी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इन दोनों को ही बुरी तरीके से बांध रखा था, नामी को एक पिंजरे के अंदर और जोरो को एक सर्कल के ऊपर, जहाँ पे नामी बताती है कि इन पायरेट्स ने मेरी 3 चाबियां चुरा ली है लेकिन अभी भी एक चाबी मेरे पास ही है। इसी कारण वो खुद के ताले को खोलने की कोशिश करती है और साथ ही में जोरो को भी कहती है कि एक बार मेरी ताले की चाबी खुल गई तो मैं तुम्हें भी आके छुड़ा लूंगा। लेकिन जोरो कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से खुद ही आजाद हो सकता हूँ। लेकिन नामी कहती है कि अगर हम बाहर नहीं गए तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तब जाके जोरो को भी लगता है कि हाँ जो भी है लूफी आखिर उनका दोस्त है और इन लोगों को लूफी की मदद करनी ही चाहिए क्योंकि लूफी भी इनके लिए कुछ भी कर सकता है। तब यहाँ पे नामी काफी फुर्ती से अपने ताले को खोलना शुरू करती है। दूसरी तरफ अब लूफी से उस मैप के बारे में पता लगाने के लिए उसी की पावर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बगी ने लूफी के चारों हाथ और पैरों को बांध दिया था और काफी हद तक स्ट्रेच कर दिया था। वो इन गाँव वालों के सामने कहता है कि आज तुम लोगों के सामने एक नया तमाशा होने वाला है, सारे लोग मिलके इसे एंजॉय करेंगे और इसी के साथ में लूफी को भी बताना पड़ेगा कि उसका मैप कहाँ पर है। लेकिन लूफी के चेहरे पे थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी बल्कि वो इस चीज को बहुत एंजॉय कर रहा था और कहता जाता है कि खोलते जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बगी कहता है कि हर एक इंसान की कोई ना कोई तो मजबूरी होती है या फिर हम कह सकते हैं कि कमजोरी हो सकती है, तुम्हारी कमजोरी क्या है? तभी बगी लूफी की कैप हटा लेता है और कहता है कि मैंने इस कैप को पहले भी कहीं पे देखा है। अच्छा मुझे याद आया कि ये कैप तो शैंक्स की है जो कि एक पायरेट है, इसका क्या मतलब है कि क्या वो तुम्हें छोड़ के चला गया? तभी लूफी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि कुछ भी बोलो लेकिन इस हैट को हाथ बिल्कुल मत लगाओ, ये हैट मेरी है और मुझे वापस दो। तब बगी कहता है कि क्यों, क्या हुआ? तुमको भी किसी ने धोखा दिया है क्या? शैंक क्या तुम्हें छोड़ के चला गया? जिसके बाद तो लूफी का गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। तभी बगी यहाँ पे उस आदमी को कहता है कि और ज्यादा चेन्स को खींचो। तब वो गुलाम बगी को मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपने इतने सारे लोगों को पहले ही गुलाम बना के रखा है, हमारी जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद है, मैं इस लड़के को अपने हाथ से नहीं मार सकता। तभी बगी कहता है कि अच्छा ऐसा हो गया, अब तुम लोग मुझ पे आवाज भी उठाने लगे तो ठीक है, फिर मैं किसी और से जाके बात करता हूँ। तभी बगी एक दूसरे लड़के को उठा लेता है और कहता है कि अगर लूफी स्ट्रेच नहीं हो सकता तो फिर इस लड़के को स्ट्रेच करके देखते हैं कैसा होगा कि जब इसके हाथ और पैर दोनों निकल जाएंगे। फिर वो सारे लोगों को हंसने के लिए कहता है जोर जोर से, जिसके बाद लूफी अब खुद की पावर्स दिखाना स्टार्ट करता है। वो जोर से चिल्लाता है गम गम, जिसके बाद में वो अपने हाथों को बाहर निकालता है और सीधा एक पंच मिला के बगी के चेहरे पे देता है और उसी समय पता चलता है कि बगी का चेहरा उड़ के सीधा किसी की गोद में जाके गिर गया और वापस से उसी की बॉडी में लग गया। तब जाके समझ में आता है कि बगी के पास में भी गाइस एक डेविल फ्रूट पावर है। उसने एक डेविल फ्रूट खाया था जिसकी पावर थी कि उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स अलग हो सकते हैं और वापस से उसी के अंदर अटैच हो सकते हैं। अब बगी अपनी पावर्स को दिखाना शुरू करता है। वहीं पे दूसरी तरफ नामी उस ताले को खोलने में लगी हुई थी और इतनी ही देर के अंदर यहाँ एक आदमी जोरो को परेशान करने के लिए आता है। वो चाहता था कि जोरो को मार दिया जाए या फिर वो कहीं ना कहीं ये उगल दे कि आखिर मैप कहाँ पर है। लेकिन जोरो तो बिल्कुल भी नहीं डरता था। इसी के कारण वो इसी पायरेट को परेशान करने लगता है और कहता है कि तेरे में जितना भी दम है तो उतना दम लगा ले। पीछे से नामी कंटिन्यूअसली उस ताले को खोलने की कोशिश कर ही रही थी। यहाँ पे उस आदमी को भी गुस्सा आता है और इसी के कारण वो जोरो के सर्कल को गोल गोल घुमाता है और उसके ऊपर चाकू फेंकता ही जाता है। जोरो डरने का नाम तक नहीं लेता और उफ तक भी नहीं करता कि उसके साथ में क्या हो रहा है। वो चाहता तो यहाँ से भाग सकता था लेकिन फिर भी वो अभी भी यही रुका हुआ था। जिसके बाद सीन यहाँ गार्प के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो शेल्स टाउन के अंदर ही था और उसके पास एक अलग ही तरीके का क्रीचर था जो कि टेलीफोन के जैसा था। वो किसी को भी इस फोन से कांटेक्ट कर सकता था। तभी यहाँ पे कोबी को बुलाया जाता है और गार्प उसे पूछने लगता है कि तुमने नेवी को कब ज्वाइन किया। तब कोबी बताता है कि मैंने बस हाल ही में ज्वाइन किया है, मैं इसकी फर्स्ट बैच के अंदर हूँ। गार्प को असल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। इसी के कारण वो कोबी को कहता है कि अब तुम खुद के
मुंह से बताओगे या फिर मैं तुमसे उगलवाना शुरू करूँ? ये जगह तुम्हारे लिए है ही नहीं, और आखिर तुम इस जगह पे आए कैसे हो? तब कोबी बताता है कि बचपन से मेरा सपना था नेवी को ज्वाइन करने के लिए। जिन लोगों के ऊपर भी जुल्म होता है मैं बस उन सबको बचाना चाहता हूँ, कारण मैंने नेवी ज्वाइन करी। तब गार्ड बताता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम कल कहाँ पर थे, तुम लुटेरों के उस गैंग के साथ में थे। तब कोबी कहता है कि नहीं नहीं, मैं उनके साथ में बिल्कुल भी नहीं था। गार्ड कहता है कि मेरे पास में एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है कि तुम उसी रेस्टोरेंट के अंदर थे जहाँ पे वो स्ट्रॉ हैट का लड़का घूम रहा था, इसी के साथ में तुम एंड तक उसके साथ थे। तो अब बताओ आखिर तुम्हारा सीन क्या है? क्या उसने तुम्हें बचाया है या फिर तुम उसी की टीम के मेंबर हो? तब कोबी बताना स्टार्ट करता है कि अलविदा नाम की एक बहुत बड़ी पायरेट है जिसने मुझे कई सालों तक बंदी बना के रखा था। मैं उसके शिप पे काम किया करता था। उसी समय वो लड़का आता है स्ट्रॉ हैट वाला। गार्ड पूछता है कि उसका नाम क्या है? बताता है उस लड़के का नाम मंकी डी लूफी है, जिसने न जाने कैसे मेरी जान बचाई, अलविदा को हराया, जिसके बाद वो वहाँ से निकल गया, लेकिन मैं उसके साथ में नहीं था। तब गार्ड कहता है कि देखो हमारा काम यही है कि हम नेवी के अंदर है और हमें इन सारे के सारे लुटेरों को मारना है क्योंकि वो बहुत बुरे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोबी को पता था कि लूफी बहुत अच्छा लड़का है और वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो गार्ड उसके मन में थोड़ा सा मोटिवेशन डालता है कि लुटेरे आखिर लुटेरे ही होते हैं, अगर तुम्हें नेवी ज्वाइन करना है तो ये तुम्हें ठानना होगा कि तुम्हें लुटेरों को मारना है। कोबी भी ये बात समझ गया था कि अगर उसने नेवी को ज्वाइन किया है तो उसके सामने फिर कोई भी आ जाए वो किसी को भी माफ नहीं कर सकता और दया नहीं दिखा सकता। कहीं ना कहीं गार्ड को पता था कि अगर कोबी को इस नेवी के अंदर ज्वाइन करा दिया जाए तो वो लूफी के बारे में कई सारी बातें बता सकता है। इसी के साथ में कोबी काफी ऑनेस्ट लड़का है तो उसे नेवी में रखना फायदेमंद ही होगा। जिसके बाद सीन यहाँ लूफी के पास्ट पे शिफ्ट हो जाता है। लूफी इस समय वही अपनी पुरानी जगह पे बैठा था जहाँ पे वही सारे पायरेट्स आते हैं जिन्होंने पहले भी शैंक्स को परेशान किया था, लेकिन इस बार शैंक यहाँ पे नहीं था और लूफी खुद ही इन पायरेट्स के ऊपर चढ़ जाता और चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम कितने बुरे हो, तुम असली लुटेरे हो ही नहीं बल्कि तुम तो बहुत बुरे हो। तभी वो पायरेट आता है और सीधा लूफी को उठा लेता है। वो कहीं ना कहीं लूफी को मारने वाला था, तभी शैंक आ जाता है और कहता है कि इस बच्चे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। शैंक हमेशा वायलेंस से दूर रहा करता था, लेकिन इस बार जब बात लूफी के ऊपर आ गई थी तो वो अपने सारे के सारे पायरेट्स के साथ मिलकर इन लोगों के ऊपर अटैक करा देता है। देखते ही देखते माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, कंटिन्यूअसली गोलियां चलना शुरू हो जाती है, माहौल खूनम खून हो जाता है और शैंक की टीम कहीं ना कहीं जीत भी जाती है। लेकिन तब जाके शैंक को पता चलता है कि आखिर लूफी कहाँ पे गया। पता चलता है कि वो आदमी लूफी को तो अपने साथ ले गया है। सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे बगी को पता चल गया था कि आखिर लूफी का लूप होल क्या है, यानी कि उसका डिसएडवांटेज क्या है। इसी के कारण वो लूफी को एक कैबिनेट के अंदर बंद कर देता है और उसके अंदर पानी स्टार्ट कर देता है और फिर लूफी को कहना शुरू करता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तेरे पास डेविल फ्रूट पावर है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, तो अब तू यहाँ से निकल के बता, यहाँ से तैर के बता। तब लूफी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता? मेरे दोस्त आएंगे मुझे बचाने के लिए, मेरे टोली वाले हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तब बगी कहता है कि तेरे टोली वाले वो तो 2 मिनट के अंदर मरने वाले हैं, और रही बात तेरे दोस्तों की तो वो अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाएंगे। अब तू बताना शुरू कर कि आखिर वो मैप कहाँ पर है। लेकिन लूफी बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो बताता ही नहीं है कि आखिर वो मैप कहाँ पर है। बाकी यहाँ पे जितने भी लोग बंधे हुए थे उन सबको लग रहा था कि लूफी कितना अच्छा इंसान है, वो भले ही एक लुटेरा है लेकिन वो बाकी लुटेरों से कितना अलग है। यहाँ पानी बढ़ता ही जा रहा था, बगी ने पानी की स्पीड बहुत तेज कर दी और इसी के साथ हमें लूफी का पुराना फियर दिखाया जाता है। वापस से सीन पास्ट के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे वही पायरेट लूफी को उठा के सीधा ओशन के बीच में ले जाता है। तभी पता चलता है कि पानी के अंदर कोई तो क्रीचर है जिसने पूरी की पूरी बोट पलट दी। ये पायरेट पानी के अंदर गिरता है, इसी के साथ में लूफी भी गिरता है, लेकिन लूफी को तैरना नहीं आता था। वो बुरी तरीके से पानी के अंदर तैरने लगता है लेकिन फिर भी वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाता। एक वक्त ऐसा आता है कि जब लूफी ऑलमोस्ट बेहोश होकर पानी के अंदर गिरने वाला था, तभी कोई हाथ आता है जो कि लूफी को सीधा उठा के बाहर ले आता है। ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि शैंक्स का था। शैंक ने लूफी की जान बचाई थी, लेकिन पता चलता है कि वो क्रीचर इनको 1 सेकंड के अंदर मारने वाला था क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा सी क्रीचर था। लेकिन तभी शैंक्स उसके सामने खड़ा हो जाता है, मानो कि शैंक उससे बातें कर रहा है और उसे कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ और वापस कभी लौट के मत आना। तभी उस क्रीचर के आई कलर चेंज हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि शैंक्स के पास में भी कोई पावर है। अब गाइस, जिन लोगों ने एनीमे देखा है उन लोगों को पता है अच्छे से कि शैंक्स के पास में क्या पावर है, लेकिन मैं लाइव एक्शन वालों के लिए एक स्पॉइलर बचा के रखती हूँ कि आखिर शैंक्स के पास में क्या पावर है। यह हमें आगे आने वाले सीजन में जरूर बताया जाएगा। खैर, बैक टू द स्टोरी। शैंक उस बड़े से क्रीचर को यहाँ से भेज देता है। लूफी जाता है और सीधा उससे गले मिलता है, लेकिन लूफी को पता चलता है कि उस बड़े से सी क्रीचर ने शैंक्स का एक हाथ खा लिया है। लूफी बहुत जोर जोर से रोने लगता है कि आपने मेरे चक्कर के अंदर अपना एक हाथ गवा दिया। तब शैंक कहता है कि कोई बात नहीं, सिर्फ एक हाथ ही तो गया है, मैं तो जिंदा हूँ ना। जहाँ पे सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है कि इस समय लूफी पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब रहा है और इवन वो बच भी नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ जोरो के ऊपर यहाँ पे वो पायरेट कंटिन्यूअसली अटैक करता ही जा रहा था और हंसता जा रहा था कि आज तो ना लूफी बचेगा ना जोरो बचेगा, ये बड़ा सा तलवारबाज कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जोरो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो पीछे मुड़ के तो बिल्कुल मत देखना। इसी समय नामी अपना ताला खोल चुकी थी और एक बड़े से वेपन से इसी पायरेट को नीचे गिरा देती है और उसके बाद में जोरो को खोल के ये दोनों ही लूफी के पास जाने लगते हैं लूफी की जान बचाने के लिए। यहाँ पे एक तरफ बगी लूफी को काफी ज्यादा परेशान कर ही रहा था और तभी एकदम से अटैक होता है लूफी के कंटेनर पे और वो कंटेनर धीरे धीरे करके टूटने लगता है। वहाँ से पानी बाहर आता है, लूफी भी बाहर आ जाता है और इतना पानी अंदर भरने के कारण उसके अंदर से वो मैप बाहर आ जाता है। लेकिन लूफी इस बात को लेके बहुत खुश था
कि आखिर उसके टोली वाले यानी कि उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आए। बगी को उसका मैप मिल गया था और बगी था भी इतना स्ट्रॉन्ग क्योंकि उसकी पूरी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है। कंटिन्यूअसली नामी, लूफी और जोरो बगी से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद में भी बगी से ये फाइट कर ही नहीं पाते क्योंकि उसका अलग अलग पार्ट आके इन सबसे लड़ता जा रहा था। लूफी फुल पावर से बगी के ऊपर अटैक करता है और उसकी बॉडी के बीच का हिस्सा अलग कर देता है, लेकिन वो पार्ट भी वापस आके बगी में जुड़ जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर उससे लड़ा कैसे जाए। तभी लूफी को समझ में आता है कि वहाँ पे बॉक्सेस रखे हैं, अगर बगी के अलग अलग पार्ट्स को इन बॉक्सेस के अंदर बंद कर दे तो ये पार्ट्स वापस से उसे मिल ही नहीं सकते। यहाँ एक तरफ लूफी और जोरो कंटिन्यूअसली बगी के पार्ट्स को अलग अलग करके नामी के पास भेजते जा रहे थे और नामी सारे पार्ट्स को बॉक्सेस के अंदर बंद कर देती है, यानी बगी की बॉडी का कोई पार्ट बचा ही नहीं था। बचा था तो सिर्फ सर, छोटे छोटे से हाथ और छोटे छोटे से पैर, जिनको लूफी फुल पावर से बहुत दूर उछाल के फेंक देता है। बगी खुश था कि आखिर जोरो और नामी ने उसका पूरा पूरा साथ दिया और एक टोली के जैसे पायरेट से लड़ने में उनकी मदद करी, लेकिन जाने से पहले लूफी के पास अभी एक काम और था। वो इस ऑरेंज टाउन के सारे लोगों को आजाद कर देता है। तो ये लोग कहते हैं कि क्या अब से हम तुम्हारे गुलाम हैं? तो लूफी कहता है कि गुलाम क्या होता है, आप लोग अपने मर्जी के मालिक हैं। जिसके बाद सीन गार्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो यहाँ पे सारे के सारे नेवी की एक टीम बुलाता है। इसी के साथ में इन मेंबर्स को बताता है कि आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ, मैं उस आदमी को सजा देने वाला हूँ जो कि इसका सही हकदार है। असल के अंदर ये नेवी के मेंबर्स पनिशमेंट के हकदार नहीं थे, बल्कि पनिशमेंट का हकदार मॉर्गन था, क्योंकि उसने झूठ बोला था कि नेवी मेंबर्स की गलती के कारण लूफी यहाँ से ग्रैंड लाइन के नक्शे को लेकर भाग गया, बल्कि असल के अंदर एक्स एंड मॉर्गन खुद हारा था लूफी और उसके टीम मेंबर से। इसी के कारण उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। गार्ड कहता है कि अब मैं ग्रैंड लाइन के नक्शे को लाने के लिए खुद जाऊंगा, अपनी एक खुद की टोली बनाऊंगा। इसी के साथ में समुद्र के अंदर जितने भी लुटेरे हैं उन सबको भी सजा दूंगा। हम सबको हमारा सम्मान वापस चाहिए और ऊपर से लुटेरों को हमें खत्म भी करना है। कहीं ना कहीं को भी खुश भी था कि उसने नेवी ज्वाइन भी करी, लेकिन इसी के साथ में उसे थोड़ा बहुत डाउट था कि आखिर उसने अभी अभी जो बात करी है गार्ड से, उसको लेकर क्या वो सारी चीजें सही हो सकती है या गलत है। जिसके बाद सीन लूफी के ऊपर शिफ्ट होता है। वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जा ही रहा था, तभी यहाँ के टाउन वाले लूफी के लिए कुछ ब्रेड्स लेकर आए थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लूफी जाने से पहले उनकी इज्जत रखता है और एक ब्रेड का पीस वहाँ से ले जाता है और बहुत खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। सीन वापस से पास्ट के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे लूफी बच्चा था और काफी ज्यादा मायूस था क्योंकि शैंक्स यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा था। वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि मैं अभी बच्चा हूँ, मेरे पास टोली नहीं है, मेरे पास बड़ा सा जहाज नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जब बड़ा होऊंगा तो मेरे पास आपसे भी बड़ा जहाज होगा और मैं लुटेरों का बादशाह भी बनूंगा, मेरे पास खुद की एक टोली होगी। शैंक कहता है कि अगर मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा जो इंसान याद आएगा वो लूफी तुम हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, हम एक दिन वापस जरूर मिलेंगे। इसी के साथ में शैंक की टोपी जो हमेशा उसके पास रहा करती थी, वही टोपी उतार के वो लूफी को पहनाता है और कहता है कि हम एक वादा करते हैं, हम आज के बाद जरूर मिलेंगे, लेकिन तब मिलेंगे जब तुम एक महान लुटेरे बन जाओगे। तो मुझसे वादा करो हम जब भी मिलेंगे तो हम दोनों ही लुटेरे बन के मिलेंगे। लूफी काफी ज्यादा इमोशनल था। इसी के साथ में शैंक भी उतना ही ज्यादा इमोशनल था लूफी के लिए। इसी कारण वो टोपी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो उसे शैंक ने दी थी। अब जब उस टोपी के अंदर थोड़े से छेद हो गए थे तो प्रेजेंट के अंदर वो टोपी नामी ठीक कर देती है और लूफी को वापस लौटा देती है। लूफी बहुत खुश था कि तुमने मेरी टोपी भी ठीक कर दी और अब वो अपनी अगली लोकेशन के लिए बिल्कुल तैयार था। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी और वो अपनी नाविक यानी कि नामी को बताता है कि अब हमारी अगली डेस्टिनेशन सीधा ग्रैंड लाइन होने वाली है, अब हम सीधा वहीं जाएंगे। समझ में आ रहा था कि जोरो ने और इसी के साथ में नामी ने लूफी के साथ रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है क्योंकि नामी कमरे के अंदर जाती है और वहाँ से छोटे छोटे क्रीचर्स को निकाल के एक टेलीफोन बनाती है और इसी के साथ में किसी को इन्फॉर्म करती है कि हमारे पास में ग्रैंड लाइन का नक्शा आ गया है, अब तुम लोग आ सकते हो। आखिर नामी ने किसको कॉल किया है ये सब तो गाइस हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।